हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट हमने दो समांतर धारावाही चालक के मध्य चुंबकीय बल देखा था। तो आज का टॉपिक हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान यानी समरूप भी बोल सकते हैं, समरूप यूनिफॉर्म, ठीक है, हर पॉइंट पे एक जैसा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही यानी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, किसी धारावाही लूप पर, लूप का मतलब बंद आकृति, किसी धारावाही लूप पर बल एवं बल आघूर्ण, ठीक है। ये टॉपिक हमारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप है, उसमें हमें क्या निकालना है, बल एवं बल आघूर्ण हमें निकालना है। ओके, तो टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, समझिए इसको। तो बच्चों इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास ये कोई धारावाही लूप है, ये एक आयताकार लूप ले लिया मैंने। ओके, ये कोई धारावाही लूप है, सपोज करो इसको नाम दे दिया मैंने P Q R S। ओके, ये धारावाही लूप है, इसमें धारा प्रवाहित कर दे हम कि भाई इसमें धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है, ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है। अब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, तो सपोज करो हमने चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहां सपोज करो हमने लगा दिया N, और बच्चों यहां हमने लगा दिया S, ठीक है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, N2S होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमारी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर B। ओके, तो अब मान लो ये हमारा जो धारावाही लूप है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, PQRSP। ये जो धारावाही लूप है इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में सपोज करो थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। इसको हमें लटकाया हुआ है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस पर कितना चुंबकीय बल और बलाघूर्ण लगता है, ठीक है। आप समझिए इसको। तो ये हमारा लूप है, चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास। तो आप देखेंगे यहां पर जो हमने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि किसी धारावाही चालक पर बल, कुछ हम कंज्यूम कर लें, कुछ कंसीडर हम करें कि सपोज करो हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो तो है L, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है बच्चों, B, ठीक है। यानी ये L है, ये भी क्या हो जाएगा, B। क्लियर है। तो मैंने कोई धारावाही लूप मान लिया, आयताकार लूप है, उसकी लंबाई स्मॉल l है, उसकी चौड़ाई स्मॉल b है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। समझ गए थीटा कोण का मतलब, यानी देखो इस तरह, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र B है, ये कितने एंगल पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। ये तो 90 हो ही जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं यहां पर कि ये चुंबकीय क्षेत्र B हो गया, ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा कोण पर स्थित है। क्लियर है। ओके, तो इस तरह ही धारावाही लूप थीटा कोण पर स्थित है। तो क्वेश्चन अब ये हुआ कि हमारे पास यहां इसको हम 4 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं, इस पूरे लूप को हम 4 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं, PQ, QR, RS और SP, ठीक है बच्चों। चलो हम PQ की बात करें, किसकी बात करें, PQ की, कि PQ पे कितना फोर्स लगेगा। ओके, PQ की लंबाई कितनी है, L है,
PQ की लंबाई L है, धारा कितनी है I, चुंबकीय क्षेत्र B, एंगल कितना बन रहा है 90। आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B ये होगा और एंगल कितना है 90 है। तो PQ पे फोर्स देखो, सब पे हम फोर्स निकालेंगे अलग अलग भागों में। तो मैंने क्या माना है कि माना स्मॉल l लंबाई एवं स्मॉल b चौड़ाई का कोई धारावाही आयताकार लूप है ठीक है, जिसमें चित्रानुसार किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, जिसमें चित्रानुसार कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है ठीक है। यह लूप, ये सब हम कंसीडर करके चल रहे हैं, यह लूप समरूप चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में थीटा कोण पर स्थित है। यह जो लूप है समरूप चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है ठीक है। तो इसे हम चार भाग मान लेते हैं, PQ, QR, RS और SP। अब देखिए, तो अगर मैं भाग PQ पे ध्यान दूं, भाग PQ और आरोपित यानी इस पर कितना फोर्स लगेगा, भाग PQ पर आरोपित चुंबकीय बल ठीक है बच्चों। तो चलो PQ की बात हम कर रहे हैं, तो इसको मैं मान लेता हूं F1 मान लेता हूं, F1। फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू L क्रॉस B। तो करंट I है, लंबाई इसकी L है, चुंबकीय क्षेत्र कितना बच्चों B है। क्लियर है, ओके। तो F1 की मैं बात कर रहा हूं, F1 इज इक्वल टू I ठीक है। तो यहां पर L क्रॉस B, L क्रॉस B, तो आप डायरेक्शन में देखेंगे यहां पर देखो L क्रॉस B, पहले इसका मैं परिमाण लिख दूं, L क्रॉस B का मतलब LB साइन थीटा, LB साइन थीटा। अब ये तो हो गया इसका परिमाण। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं डायरेक्शन में लिखना चाहूं इसकी, तो ILB साइन थीटा, तो L क्रॉस B, L की डायरेक्शन क्या है, देखो L की डायरेक्शन क्या है बताओ, L इस तरह है, PQ, धारा की दिशा में मान लेते हैं अपन लंबाई को PQ, यानी PQ इस तरफ हो गया, ऊपर होता है प्लस y, नीचे होता है माइनस y। तो L की डायरेक्शन क्या हो गई माइनस j कैप ठीक है। और B की डायरेक्शन क्या है, B की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, B हमने इस तरह माना है यानी I कैप, B की डायरेक्शन क्या है I कैप। तो देखो ये आएगा माइनस j क्रॉस I, इसको आप ऐसे समझ लें। देखो पहले मैं परिमाण लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये तो हो गया बच्चों, देखो F1 इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, और आपको दिख रहा है कि थीटा तो 90 है क्योंकि L और B लंबवत है। तो यहां से F1 कितना मिल गया आपको ILB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि L परपेंडिकुलर किसके B के, तो थीटा कितना हो जाएगा 90। अब डायरेक्शन हमें पता है कि डायरेक्शन होगी L क्रॉस B के तल के लंबवत। तो चाहे आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम FBI, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, देखो करके। देखो ये हो गई B, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा में, मध्यमा धारा की दिशा में, तो अंगूठा इस तरफ आ रहा है यानी Z दिशा में आ रहा है। और आप इसे थ्योरेटिकल भी निकाल सकते हैं, देखो L क्रॉस B, L क्रॉस B, L कौन सी डायरेक्शन में,
माइनस जे कैप क्रॉस बी आई कैप में, तो देखो एल बी माइनस जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के कैप, तो प्लस का के कैप हो जाएगा। समझ गए? तो F1 कौन सी डायरेक्शन में आ गया? के कैप डायरेक्शन में, यानी Z डायरेक्शन में। तो F1 आ गया हमारा Z डायरेक्शन में, यानी इस तरह। ठीक है, इस तरह अपन लेके चलते हैं। निर्देश तंत्र, मूल बिंदु x y z, ये आई कैप, जे कैप, ये के कैप। ठीक है, ऐसा लेंगे तो माइनस के कैप, इधर लोगे तो माइनस आई कैप, और नीचे लोगे तो माइनस का जे कैप। ये हम दिशा निर्देश लेके चलते हैं। तो F1 ILB फोर्स लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में? के कैप डायरेक्शन में, यानी Z दिशा में। ठीक है, ओके। चलो अब मैं बात ले रहा हूं RS वाले भाग की। RS की बात करूं मैं, ये तो F1 की बात हो गई, किसके लिए हो गई? PQ के लिए। अब बच्चों मैं RS की बात कर रहा हूं कि RS पर कितना फोर्स लगेगा। तो RS के लिए मैं मान रहा हूं F2। देखो F2 इज इक्वल टू करंट I है, लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B। ठीक है, तो यहां से F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ILB। बिल्कुल वही बात है कि L और B तो लंबवत है, तो थीटा 90 हो गया, तो ये हो गया ILB। अब L और B आप देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र तो सेम डायरेक्शन में यानी I में, तो आप देख सकते हैं कि L हमारा किस डायरेक्शन में होगा? RS यानी J कैप क्रॉस B कौन सी डायरेक्शन में? I कैप। तो हमारा जो F2 फोर्स आएगा ILB J क्रॉस I यानी माइनस के कैप। इक्वेशन नंबर 2, माइनस के कैप मतलब इस तरफ, प्लस जेड अपन इस तरफ लेते हैं, जेड दिशा में, माइनस के कैप। ठीक है, ये हो गया जेड और ये हो गया अंदर माइनस जेड। तो इसका मतलब F2 जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, F2 माइनस के कैप दिशा में। आरी बात समझ में? डायरेक्शन लेके चल सकते हैं, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी हम निकाल सकते हो। देखो B ये हो जाएगा क्या? I। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र B, तो हमारा जो I है वो इस दिशा में होगा, तो अंगूठा आपका माइनस के कैप दिशा में जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं दोनों पर समान परिमाण का बल लग रहा है, F1 और F2, ILB और ILB। ठीक है, दिशा अलग अलग है। चलो अब हमारे पास बचा SP और QR, इनको निकालते हैं, SP और QR। SP लंबाई में ले रहा हूं धारा की दिशा में। देखो SP के लिए मान लो फोर्स क्या मान लो? F3। तो F3 इज इक्वल टू I L उसकी लंबाई कितनी है? B क्रॉस B। ओके, अब ये थीटा कौन पर है? यानी F3 इज इक्वल टू I B साइन थीटा। अब बताओ डायरेक्शन बताओ इसकी, B किस में है? B आपके पास किस में दिखाई दे रहा है आपको? बताओ। प्लस जेड है माइनस जेड, देखो ये डायरेक्शन के कैप, तो B हो गया हमारा के कैप में, डायरेक्शन निकाल रहा हूं मैं, ये किस में है? आई कैप में।
तो बच्चों के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप। F3 इज इक्वल टू आई बी बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, जे कैप। समझ गए? F3 बल जो SP पे मैंने माना है उसकी डायरेक्शन जे कैप होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं जो स्मॉल b है, ये देखो स्मॉल b, SP ऐसे भी चलोगे तो के कैप में चलना पड़ेगा, तो ये इसकी लंबाई हो गई एक तरीके से इस भाग की। चुंबकीय क्षेत्र बी में है वो आई कैप में होगा, तो के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3, आई स्मॉल बी कैपिटल बी इंटू साइन थीटा। ओके, तो F3 तो हमारा इस दिशा में हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, भाग QR। देखो QR के लिए फोर्स सपोज करो क्या मान ले, F4 I, उसकी लंबाई कितनी है, B है, तो B क्रॉस B, B और B के मध्य एंगल कितना है, थीटा। तो बच्चों आप देखोगे F4 इज इक्वल टू आई बी कैपिटल B साइन थीटा। B किसमें, माइनस के कैप में, ये B यानी इस भाग की जो लंबाई है वो QR दिशा में है, यानी माइनस के कैप क्रॉस आई कैप। तो यहां से बच्चों F4 इज इक्वल टू कितना आ गया, आई बी बी साइन थीटा, के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप, माइनस है तो माइनस का जे कैप। तो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 4 से कि जो F4 फोर्स लगेगा वो माइनस जे कैप में लगेगा, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप, ठीक है। तो इस तरह हमने लूप को समझा कि इसके चारों भागों पर हमने बल निकाल लिया और उसकी दिशा हमने निकाली। तो आप देख रहे हैं PQ भाग पर F1 फोर्स लग रहा है के कैप दिशा में, RS भाग पर F2 फोर्स लग रहा है माइनस के कैप दिशा में, SP भाग पर फोर्स लग रहा है F3 जे कैप दिशा में, ऊपर की ओर बना दिया मैंने, और QR भाग पे लग रहा है F4 माइनस जे कैप दिशा में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि F1 तो F2 को कैंसिल कर देगा क्योंकि परिमाण इनका समान है और दिशा विपरीत है, ध्यान देना। F1 और F2, देखो F1 कौन सी डायरेक्शन में, F1 है आपका के कैप डायरेक्शन में, और F2 कौन सी डायरेक्शन में, माइनस के कैप डायरेक्शन में। दोनों का परिमाण क्या है, F1 का परिमाण, F2 का परिमाण कितना है बच्चों, ILB, ठीक है, ILB, ये सॉरी कैपिटल B है मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। और अगर मैं बात करूं F3 और F4 की, तो F3 कौन सी डायरेक्शन में, F3 है बच्चों जे कैप डायरेक्शन में, ये दिख रहा है आपको, और जो F4 है, F4 कौन सी डायरेक्शन में, माइनस जे कैप में। इन दोनों का परिमाण यानी F3 और F4, इन दोनों का परिमाण क्या है, IB कैपिटल B साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर मैंने ऊपर लिख दिया पूरा, F1 F2 कैंसिल कर देगा, F1 F2 कैंसिल करेगा और F3 F4 कैंसिल कर देगा। दोनों का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, तो जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो बल F1 एवं F2 तथा
F3 एवं F4 परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत है, दिशा में क्या है? विपरीत। भाई एक लग रहा है के कैप में, एक माइनस के कैप में, कैंसिल कर देगा। जितना बल इधर लग रहा है उतना बल उधर लग रहा है, जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है। इसका मतलब परिणामी बल क्या होता है? 0। तो परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत है, अतः इनका जो परिणामी बल होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा? 0। ठीक है, यानी इस लूप पर कोई बल नहीं लगेगा, परिणामी बल 0 होगा। और आपको पता है कि बल के द्वारा होती है रेखीय गति या स्थानांतरीय गति, तो परिणामी बल 0, अतः लूप कोई स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। क्योंकि परिणामी बल 0 है तो हमारा जो लूप है वो कोई स्थानांतरित गति नहीं करेगा। लेकिन बच्चों आप देखोगे यहां पर कि देखो F3 F4 जो है, देखो F3 F4 जो है, F3 व F4 इनकी क्रिया रेखा भी समान है। इन दोनों बलों की क्रिया रेखा भी क्या है? समान, यानी इस तरह। तो जब क्रिया रेखा भी समान होती है तो वो दोनों बल मिलकर बल युग्म नहीं बनाते, यानी बल आघूर्ण की रचना नहीं करते। लेकिन जो F1 व F2 है, देखो अब बल F1 व F2 की क्रिया रेखाएं, वर्किंग लाइंस जो होती हैं, जिस रेखा के अनुदिश बल लगता है, बल F1 व F2 की क्रिया रेखाएं समान नहीं है। समझ गए? इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान नहीं है, अतः ये दोनों बल मिलकर जब क्रिया रेखा समान नहीं होती तो बल युग्म बना लेता है, अतः दोनों बल मिलकर एक बल युग्म की रचना करते हैं। फोर्स, पेयर ऑफ फोर्स, एक बल युग्म की रचना करते हैं, जिससे लूप पर क्या आरोपित होगा? एक बलाघूर्ण, जिससे लूप पर एक बलाघूर्ण यानी टॉर्क आरोपित होता है। लूप पर क्या उत्पन्न होता है? एक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। और बलाघूर्ण क्या कराता है? स्थानांतरित गति नहीं कराता, बलाघूर्ण घुमाता है। तो ये जो बलाघूर्ण है वो उसको क्या करेगा? ये दोनों बल मिलकर घुमाएंगे। बलाघूर्ण आरोपित होता है, जिससे लूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है, क्योंकि बलाघूर्ण के द्वारा घूर्णन गति होती है, जिससे लूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है। समझ गए? तो हमने देखा कि F1 और F2 जो है, जो इस वाले पॉइंट पे लग रहे हैं, PQ वाली भुजा और RS वाली भुजा पे, तो यहां बल का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, लेकिन क्रिया रेखा समान नहीं है। और जब क्रिया रेखा समान नहीं होती तो वो बल का एक जोड़ा बन जाता है, जिससे लगता है टॉर्क, बलाघूर्ण लगता है, और बलाघूर्ण इसको क्या करेगा? घुमाता है। तो इस तरह घूर्णन गति होती है। तो अब हम निकालेंगे बलाघूर्ण। तो फोर्स हमें निकाल लिया कि भाई परिणामी बल क्या होता है? 0। तो बलाघूर्ण की बात करेंगे आप।
तो देखो बच्चों, बलाघूर्ण के लिए मैं Q और R पॉइंट ले रहा हूं, तो मैं इस तरह ले रहा हूं इसको समझने के लिए। देखो ये पॉइंट ले लिया मैंने Q और ये पॉइंट ले लिया मैंने R, ठीक है, Q और R। तो दोनों बल क्रिया रेखा समान नहीं है, दिशा विपरीत है। तो देखो R वाले पॉइंट पे तो बल ऐसे मान सकता हूं मैं, समझाने के लिए, सरल करने के लिए। इसको मैंने मान लिया बल क्या है, F2 है, और ये बल जो है वो क्या है, F1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, इस बल की तो ये भी और इस बल की ये भी समान नहीं है। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी ये हो गई। यहां से लिखा जाता क्या है, B। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, ये एंगल कितना है, थीटा। समझ गए? ओके, तो ये क्या हो जाएगा, B cos थीटा। इसको नाम दे दूं मैं M। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य, ये F1 की क्रिया रेखा, ये F2 की क्रिया रेखा, बल जिस रेखा के अनुदिश कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी क्या होगी, B cos थीटा। क्योंकि देखो QR की लंबाई कितनी है, B, ये एंगल थीटा है, तो क्या होगा, B cos थीटा। तो अगर हम बलाघूर्ण की बात करें तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला आपको पता है। देखो, चूंकि बलाघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, F1 ले लो या F2 ले लो, किसी भी एक बल का परिमाण, F1 या F2 का परिमाण इनटू दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है। बलाघूर्ण का मतलब होता है जिन दो बलों से बलाघूर्ण की रचना हो रही है उनमें से किसी भी एक का परिमाण और दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो देखो भाई, टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, F1 या F2 का परिमाण कितना था, ILB, ठीक है, और दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी B cos थीटा। दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी है, B cos थीटा। ये F1 या F2 लंबवत दूरी एक तो होगी, B cos थीटा। तो यहां से आप देख रहे हैं टाउ इज इक्वल टू I, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ये आयत की लंबाई है, चौड़ाई है, तो क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, टाउ इज इक्वल टू IAB cos थीटा, IAB cos थीटा। तो ये होता है बलाघूर्ण, टाउ इज इक्वल टू IAB cos थीटा, IAB cos थीटा, ठीक है। तो अगर मान लो यदि लूप में कैपिटल N फेरे हो तो, लूप में अगर कैपिटल N फेरे हो ये तो एक फेरे के लिए था, यदि लूप में कैपिटल N फेरे हो तो कुल बलाघूर्ण, लूप में कैपिटल N फेरे हो तो टोटल कितना बलाघूर्ण लगेगा। ये तो एक फेरे के लिए था, तो टोटल बलाघूर्ण कितना हो जाएगा कि टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी धारावाही लूप जिसमें कैपिटल N फेरे हो, I धारा प्रवाहित हो रही हो, कैपिटल A उसका क्षेत्रफल हो, B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, तो कितना बलाघूर्ण लगता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, NIAB cos थीटा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है NIAB cos थीटा। ओके, अब एक बात तो देखो आप, देखो ये हमारा लूप का तल है, ये लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है भाई, थीटा बना रहा है। चुंबकीय क्षेत्र से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा।
ठीक है। अब मान लो लूप का क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा इसके लंबवत, चलो मैं अलग से बना के बता दूं। टाउ इज इक्वल टू एन आई बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं जो हमने लूप का तल लिया था, ये लूप का तल है, इसको मैंने माना था Q और R, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B। तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब इस लूप का जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत होगा ए वेक्टर, क्या होगा ये ए वेक्टर। तो ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश ये कितना होगा 90। तो क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र का एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। ये मैंने माना है अल्फा किसके बीच में कोण है, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण है। क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण है अल्फा, और लूप के तल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण कितना है, थीटा। तल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। और देखो बच्चों, ये थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 90। देखो चूंकि थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया 90, तो ये पूरा 180 है ना, ये पूरा 180 है, ये 90 है, ये 90 होगा, तो ये बचा कुछ भी क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा 90। तो यहां से हम थीटा को निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या 90 माइनस अल्फा। हमारे फॉर्मूले में कॉस थीटा आ रहा है, तो हमने दोनों तरफ कोस लगाया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस अल्फा। तो यहां से बच्चों कोस थीटा इज इक्वल टू, और कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। ठीक है, कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, पढ़ा है हमने। ओके, तो हमारे फॉर्मूले में जो कॉस थीटा है उसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा लिख सकता हूं। देखो इसलिए टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया, NIAB साइन अल्फा। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर मेरी ए है और ये इक्वेशन नंबर बी है, तो आपको दोनों मालूम होने चाहिए। NIAB cos थीटा, थीटा है लूप के तल का चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण, और अल्फा क्या है, अल्फा है क्षेत्रफल सदिश का चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण। तो NIAB cos थीटा या NIAB sin अल्फा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके। और एक बात तो पढ़ोगे आप, देखो अब हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां थोड़ा उससे ध्यान रख ले कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, पढ़ेंगे इसको अपन, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसे कैपिटल M से शो करते हैं। कैपिटल M का मतलब होता है NIA। ठीक है, अगर किसी लूप में किसी तल में I धारा है, A क्षेत्रफल सदिश है, N फेरों की संख्या है, तो M बराबर क्या होता है, NIA। इसे बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। सदिश राशि होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश। तो देखो समीकरण बी से ये किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। M इज इक्वल टू क्या होता है, NIA। तो बचाओ टाउ इज इक्वल टू NIA को मैं क्या लिख सकता हूं, M। तो ये आ गया M भी साइन अल्फा। तो वेक्टर फॉर्म में टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M क्रॉस B। क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो टाउ की डायरेक्शन क्या होगी, M और B के तल के लंबवत। टाउ ये मान लो M है, ये B है, तो इनके तल के लंबवत एंगल कितना है, अल्फा। तो M क्रॉस B, तो कैपिटल M होता है NIA। तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा या NIAB कॉस थीटा या M क्रॉस B भी आप ध्यान रख सकते हो। कुछ केस ले मान लो, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, देखो अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि यदि जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के, यदि लूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है,
लूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा तो क्या हो जाएगा 0 और अल्फा क्या हो जाएगा 90, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो तल के लंबवत होता है। अल्फा किसके बीच में कोण था, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण। और वैसे भी आपको पता है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप कि थीटा प्लस अल्फा क्या होता है 90। तो अगर थीटा 0 होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा 90। तो बताओ टाउ क्या होगा, NIAB cos थीटा है तो cos 0 और साइन अल्फा होगा तो साइन 90। तो यहां से बच्चों टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया NIAB। तो ये बलागुण का मैक्सिमम वैल्यू होता है एक धारावाही लूप पर, इतना मैक्सिमम टॉर्क लगता है NIAB। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू NIAB। क्लियर। के सेकंड लो, और देखो यदि लूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, पहले समांतर था, अब कैसा है लंबवत, तो थीटा तो क्या हो जाएगा 90। जब थीटा 90 होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा 0, कोस क्या हो गया 90 और कोस 90 क्या होता है 0। तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 0। या तो आप कोस वाले फॉर्मूले से कर लो या साइन वाले फॉर्मूले से। तो यदि लूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था और लूप ऐसे रखा हो, तो कोई बलागुण नहीं लगता, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये हमने दो केस पढ़े। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल एवं बलागुण, तो बल तो क्या होता है 0, लेकिन बलागुण लगता है टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा या NIAB sin अल्फा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।